ये तस्वीरें और वीडियो है मुंबई के पास के समुद्र में अचानक हुए बड़े धमाके की। ये धमाका हुआ है मुंबई के नेवल यार्ड में खड़ी INS सिंधु रक्षक सबमरीन में, जो भारत की सबसे एडवांस सबमरीन थी। इस धमाके के समय सबमरीन में 18 भारतीय सैनिक मौजूद थे, लेकिन इस सबमरीन में एक के बाद एक इतने मैसिव एक्सप्लोजन हुए कि पूरी सबमरीन कुछ ही पल में मुंबई के पास के समुद्र में समा गई, वो भी उन भारतीय सैनिकों के साथ। अब इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह थी कि ये सबमरीन अगले दिन एक सीक्रेट मिशन पर जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही इसके साथ ये हादसा हो जाता है। तो क्या फिर इसमें कोई फॉरेन कंट्री शामिल थी? आखिर भारत के दोस्त कहे जाने वाले रशिया पर इस तबाही को लेकर उंगली क्यों उठाई गई? और क्या धमाके के वक्त INS सिंधु रक्षक में मौजूद उन 18 सैनिकों को बचाया जा सका? एंड सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आखिर भारत की सबसे सिक्योर एडवांस सबमरीन में ये धमाका हुआ कैसे? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जिस तरह से आप मेरे साथ YouTube पे कनेक्टेड हो, वैसे ही आप मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ सकते हैं। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाके फॉलो कर लेना। 13 अगस्त 2013 मुंबई का नेवल डॉकयार्ड हर दिन की तरह शांत था। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन शायद समंदर की सतह के नीचे कुछ और ही तय हो चुका था। किनारे से बंधी विशालकाय पनडुब्बी INS सिंधु रक्षक, जिसकी लंबाई लगभग 72.6 मीटर और चौड़ाई 9.9 मीटर थी, बिल्कुल खामोशी से खड़ी थी। ये रूस में तैयार की गई एक किलो क्लास पनडुब्बी थी, जो हाल ही में मॉडर्नाइजेशन के बाद भारत लौटी थी और अगले ही दिन समुद्र में एक सीक्रेट मिशन के लिए निकलने वाली थी। अंदर मौजूद 18 नौसैनिक अंतिम तैयारियों में जुटे थे, पर उन्हें क्या पता था कि ये उनकी आखिरी रात बनने वाली है। INS सिंधु रक्षक, जिसे साल 1997 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था, साइलेंट हंटर के नाम से जानी जाती थी। इसकी ऑपरेशनल लाइफ के दौरान इसने कई क्रिटिकल सर्विलेंस मिशंस पूरे किए और अरेबियन सी में रणनीतिक उपस्थिति बनाए रखने में भारत की एक प्रमुख ताकत बन गई थी। किलो क्लास सबमरीन, जिन्हें नाटो ब्लैक होल कहता है, अपनी कम एकॉस्टिक सिग्नेचर और स्टेल्थ कैपेबिलिटीज के लिए मशहूर है। लेकिन मॉडर्नाइजेशन के दौरान INS सिंधु रक्षक में कई नए सिस्टम्स इंटीग्रेट किए गए थे, जिनमें एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम्स और अपडेटेड बैटरी मॉड्यूल्स भी शामिल थे। सरकार का दावा था कि इसके बाद यह सबमरीन और भी घातक बन जाएगी, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यही मॉडर्नाइजेशन धुआं नहीं, बल्कि खुद इसमें मौजूद 18 भारतीय सैनिकों की जान की आफत बन जाएगा। तो 14 अगस्त के दिन आधी रात के समय पूरी मुंबई में तेज धमाकों की गूंज गूंजने लगती है, जैसे किसी ने आसमान चीर दिया हो। इन भयंकर अचानक से हुए धमाकों की चमक ने पूरी नेवल बंदरगाह को रोशन कर दिया था, और फिर एक ऐसा धमाका हुआ जिसने जमीन तक को हिला दिया। आग की एक विशाल लपट सीधी ऊपर उठी। लोग जब तक कुछ समझ पाते तब तक दूसरा धमाका, फिर तीसरा धमाका, और देखते ही देखते भारत की सबसे एडवांस्ड पनडुब्बी जलती हुई लोहे के एक ढेर में बदल गई थी। वो सबमरीन जो देश की रक्षा के लिए बनी थी ना, अब खुद ही तबाही का निशान बन चुकी थी। आग इतनी भीषण थी कि पिघलता हुआ लोहा बहने लगा। सबमरीन की स्टील की बॉडी आग के भीषण तापमान से मुड़ने लगी थी। अंदर रखे हथियार, टॉर्पीडो और मिसाइलें एक एक कर फटने लगी। हर धमाके के साथ सब कुछ और ज्यादा बेकाबू होता जा रहा था, और फिर कुछ ही मिनटों में सिंधु रक्षक समुद्र में समा जाती है। करीब 900 करोड़ की ये पनडुब्बी, जो उस समय भारत की सबसे एडवांस्ड कन्वेंशनल सबमरीन थी, अपने ही देश के तट पर डूब गई, और उसके साथ डूबे 18 जाबाज सैनिक। ना कोई इमरजेंसी सिग्नल, ना कोई अलार्म, ना कोई चेतावनी। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मदद की कोई भी गुंजाइश नहीं बची थी। लेकिन जैसे ही डाइवर्स समुद्र में नीचे इस डूबी हुई सबमरीन तक अंदर पहुंचे, उन्हें एक और सच्चाई का सामना करना पड़ा। धमाके और आग की गर्मी ने सब कुछ सील कर दिया था। हैच दरवाजे, जो किसी वक्त बाहर निकलने का रास्ता होते, अब लोहे की कैद बन चुके थे। अंदर का तापमान इतना ज्यादा था कि कोई बचा हो इसकी उम्मीद धीरे धीरे मरने लगी थी। अगले कुछ दिनों तक एक एक करके डाइवर्स ने शहीद हुए उन 18 सैनिकों के शवों को पनडुब्बी से निकाला, लेकिन ये शव अब सिर्फ पहचान भर थे। कुछ इतने जले हुए थे कि पहचानने का कोई तरीका ही नहीं था, सिवाय DNA टेस्टिंग के। माँ बाप, पत्नी, भाई, हर कोई को अब लैब की रिपोर्ट से पता चलना था कि उनका अपना अब रहा है या नहीं। लेकिन इस भयानक सन्नाटे में एक सवाल सबको बेचैन कर रहा था कि आखिर ये हुआ कैसे।
ये कोई युद्ध का मैदान नहीं था, ना पाकिस्तान का हमला था, ना चीन की घुसपैठ। ये भारत का अपना समुद्री अड्डा था, देश की सबसे सुरक्षित जगहों में से एक। और उसी के अंदर एक पूरी पनडुब्बी जलकर राख हो गई। जवाबों की तलाश में अफवाहें तेज हो गई। कुछ लोगों ने कहा कि टॉर्पीडो टेस्टिंग के वक्त कोई तकनीकी गलती हो गई थी। किसी ने कहा कि बैटरी से हाइड्रोजन लीकेज हुई थी, जिसने धीरे धीरे आग पकड़ ली। और फिर ऐसे विस्पर्स भी सुनाई दिए जिनमें कहा गया कि ये विदेशी साजिश है। आखिर सिंधु रक्षक अगले दिन सुबह ही मिशन पर निकलने वाली थी। क्या कोई नहीं चाहता था कि ये पनडुब्बी समुद्र में उतरे? अब देखो, अगर इस हादसे की गहराई को समझना है ना, तो हमें झांकना होगा उस विशालकाय मशीन के भीतर, जिसे हम एक सबमरीन कहते हैं। लेकिन असल में वो एक चलता फिरता हथियार होता है। INS सिंधु रक्षक कोई साधारण पनडुब्बी नहीं थी। ये एक किलो क्लास डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन थी, जिसमें लगे थे 533 मिलीमीटर टॉर्पीडो ट्यूब्स, क्लब एस मिसाइल सिस्टम और हेविटेट वॉरहेड्स। एक ऐसा जहाज जो चुपचाप समुद्र में घुसकर दुश्मन को सेकंड्स में तबाह कर सकता था। लेकिन जिस ताकत को दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करना था, वही ताकत अगर अपने ही देश के जवानों को शहीद कर दे तो सवाल उठना लाजमी है। अब शुरुआती फॉरेंसिक रिपोर्ट्स में एक संभावित वजह की ओर इशारा किया गया, बैटरी से हाइड्रोजन गैस का रिसाव। हर डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स में सैकड़ों बैटरियां होती है जो पनडुब्बी को पानी के नीचे ऊर्जा देती है। इनसे हाइड्रोजन गैस निकलते हैं, जिसे वेंटिलेशन सिस्टम द्वारा बाहर निकाला जाता है। लेकिन अगर उस वेंटिलेशन सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो जाए या अगर गैस सबमरीन के अंदर जमा हो जाए तो क्या होता है? असल में बैटरी कंपोनेंट्स में हाइड्रोजन गैस का एक्यूमुलेशन बेहद खतरनाक होता है। सबमरीन के वेंटिलेशन सिस्टम में हाई सेंसिटिविटी गैस डिटेक्टर्स लगे होते हैं जो थ्रेशोल्ड लेवल पर अलार्म ट्रिगर करते हैं। लेकिन अगर सेंसर कैलिब्रेशन में गड़बड़ी हो या गैस पॉकेट्स किसी इनएक्सेसिबल एरिया में फंसी रह जाए तो डिटेक्टर्स फेल कर सकते हैं। कुछ रिपोर्टर्स के अनुसार मॉडर्नाइजेशन के दौरान INS सिंधु रक्षक में नए बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम इंस्टॉल किए गए थे, लेकिन उनकी इंटीग्रेशन इंडियन एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं हुई थी। हाई ह्यूमिडिटी और सॉल्ट कंटेंट जैसी मैरीटाइम कंडीशंस में ये सिस्टम अलग तरीके से बिहेव कर सकते हैं, जिसके पर्याप्त टेस्टिंग नहीं हुई थी। तो क्या INS सिंधु रक्षक की इस तबाही के पीछे यही कारण था? वेल, शायद नहीं, क्योंकि आई विटनेसेस और रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंधु रक्षक में पहले आग नहीं लगी थी, बल्कि अचानक बड़ा धमाका हुआ था। एक बार जब आग लगी तो वो सीधे पहुंच गई टॉर्पीडो कंपार्टमेंट तक और वहीं था असली विस्फोट का जहर। देखो, सबमरीन के अंदर रखे गए 2 टॉर्पीडो उस वक्त पूरी तरह से आर्म्ड थे, यानी युद्ध के लिए तैयार थे। आमतौर पर डॉक में खड़े रहते वक्त ये वॉरहेड्स डिसेबल किए जाते हैं, लेकिन उस दिन शायद SOPs को नजरअंदाज कर दिया गया था और अगर एक भी वॉरहेड कुक ऑफ कर जाए, यानी आग की गर्मी से खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाए, तो पूरा जहाज सेकंड्स में उड़ सकता है। और ऐसा ही हुआ। अब ये सवाल उठने लगी कि क्या ये सिर्फ तकनीकी चूक थी या फिर इसके पीछे कुछ और भी था, क्योंकि यहाँ पर ना एक और ट्विस्ट सामने आया। सिंधु रक्षक कुछ ही महीने पहले रूस में एक बड़ा मॉडर्नाइजेशन अपग्रेड करवा कर लौटा था। उसे स्टेट ऑफ द आर्ट कहा जा रहा था। सारे सिस्टम्स नए थे, कंप्यूटर इंटरफेसेस बदले जा चुके थे, हथियार इंटीग्रेशन अपडेट हो चुके थे, और फिर भी इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? क्या रीफिट में ही कोई गलती रह गई थी? कोई वायरिंग गलत थी? या शायद रशियन सिस्टम्स को इंडियन प्रोटोकॉल से सही तरीके से इंटीग्रेट नहीं किया गया था? अब इंक्वायरी के दौरान एक और शॉकिंग डिटेल सामने आती है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सबमरीन में स्टैंडर्ड एमिनेशन हैंडलिंग प्रोसीजर्स का ठीक से पालन नहीं किया गया था। कुछ क्रू मेंबर्स की ट्रेनिंग भी इनकम्प्लीट बताई गई और सबसे खौफनाक बात, धमाके से ठीक पहले सबमरीन के कम्युनिकेशन लॉग्स में एक अजीब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल कैप्चर किया गया था। अब ना तो वो सिग्नल किसी ऑफिशियल मिलिट्री ट्रांसमिशन से मैच करता था और ना ही किसी स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी से। वो सिग्नल आज तक एक्सप्लेन नहीं किया गया। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनोमलीज खासकर रेस्ट्रिक्टेड नेवल जोन्स में बेहद ही रेयर होती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स यानी कि EMP अटैक या लोकलाइज्ड सिग्नल जैमिंग हो तो वो सेंसिटिव सर्किट्स को शॉर्ट सर्किट कर सकता है। खास करके टॉर्पीडो कंट्रोल यूनिट्स जैसे हाई वोल्टेज सिस्टम्स वल्नरेबल होते हैं।
हालांकि जांच में ऐसे किसी डायरेक्ट एविडेंस का पता नहीं चला। इस तबाही के बाद 26 जून 2014 को पूरी डैमेज सबमरीन को पानी से बाहर निकाला गया। इसके बाद दिसंबर 2014 में एक नेवल कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने अपनी प्रीलिमिनरी कंक्लूजन में यह पाया कि इस हादसे की वजह ह्यूमन एरर थी, जो क्रू फटीग के चलते हुई थी। एक सीनियर अधिकारी ने बयान दिया कि सैनिकों से उनके अपने निर्धारित घंटों से अधिक समय तक काम कराया जा रहा था। इसके बाद थकान और एग्जॉशन ने शायद ह्यूमन एरर को ट्रिगर किया, जिसने इस दुर्घटना को जन्म दिया था। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल कॉन कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय।